दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यह एपिसोड बेहद लंबे अंतराल के बाद डाल रहा हूं। निजी व्यस्तता के कारण समय पर वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह से आपसे क्षमा मांगना तो चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहा हूं क्योंकि भविष्य में दोबारा विलंब नहीं होगा, इसका भरोसा दिलाने की स्थिति में नहीं हूं। बहरहाल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी फैक्टर्स रेटों के कम होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इन्हीं फैक्टर्स के चलते रेट कम भी हुए, लेकिन सितंबर के शुरुआती दौर में मुझे उम्मीद थी कि बेहतर डिमांड के चलते रेट थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी उम्मीद अनुसार डिमांड तो बढ़ी, लेकिन रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए। रेट मोर और लेस स्टेबल ही रहे, जो कि स्टील कंज्यूमिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात रही। इस एपिसोड में हम यही दोनों बातें जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों तो रेट बढ़ने चाहिए थे और स्टील इंडस्ट्री के इच्छा अनुसार रेट क्यों नहीं बढ़ पाए। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारा आप सभी से निवेदन कि न सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि यदि आपके पास भी स्टील से जुड़ी कोई जानकारी हो तो आप उसे हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। दोस्तों, हमारा चैनल कोई प्रॉफिट मेकिंग चैनल नहीं है और ना ही इस चैनल के माध्यम से पैसा कमाना हमारा मकसद है। यह सिर्फ और सिर्फ स्टील इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के मकसद से बनाया गया है। इसे आप मेरा कोई निजी चैनल न समझें, यह आप सभी का चैनल है। आप सभी इस चैनल के जरिए अपनी बात, अपनी जानकारी, अपनी राय स्टील फ्रेटर्निटी के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट thesteelreporter@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रेट बढ़ने चाहिए थे। पिछले 2 महीनों में अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। जुलाई और अगस्त महीने में सुस्ती के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी देखी गई। आलम यह था कि टीएमटी मिल्स के पूर्ण रूप से बुक होने के बावजूद बाजारों में खास करके दक्षिण भारत में टीएमटी की शॉर्टेज देखी गई। पिछले 2 महीनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में खास करके पैसेंजर कार्स, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। त्योहारों के मौसम के चलते कंज्यूमर गुड्स जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह का उत्पादन भी बढ़ा। यह सभी प्रोडक्ट्स फ्लैट स्टील से बनते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर फ्लैट स्टील की डिमांड भी बढ़ी। स्टील की बेहतर डिमांड की वजह से अधिकतर स्टील मिलों ने अच्छा प्रोडक्शन किया। हालांकि आयरन ओर और स्क्रैप के रेट स्थिर रहे, लेकिन कोकिंग कोल के रेटों में अच्छा खासा इजाफा देखा गया। पिछले 60 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकिंग कोल का रेट लगभग $75 के करीब बढ़ गया, जिसका इम्पैक्ट यदि हम स्टील मेकिंग की कॉस्ट पर देखें तो यह करीब ₹4000 प्रति टन तक आता है। पिछले 2 महीनों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी बेहद कमज़ोर हुआ है, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट्स और महंगे हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स को यदि मैं कंसिडर करूं तो सितंबर महीने में ही स्टील के रेटों में नाना करते भी कम से कम 3000 से 4000 रुपये का इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हाल फिलहाल इसी महीने बड़ी मुश्किल से स्टील मैन्युफैक्चरर्स 1000 से 1500 रुपये प्रति टन बढ़ा पाए हैं। वह भी इसलिए क्योंकि अधिकांश इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स पूरी तरह से बुक चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टील मिल्स ने पिछले 2 महीनों में रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। कोशिश कई बार की, लेकिन बढ़ा नहीं पाए। इसका सीधा सीधा कारण है विभिन्न कारणों से आई मंदी से जूझता अंतर्राष्ट्रीय बाजार। हम चाहे चाइना की बात करें या यूरोप की या फिर अमेरिका की, तकरीबन हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से डिमांड गिरी है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ एचआरसी का रेट देख सकते हैं। भारत को छोड़ बाकी हर जगह रेटों में गिरावट जारी है। अधिक चिंता वाली बात यह है कि भविष्य में भी किसी सुधार की गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आती। भारत में स्टील के आयात पर कोई ड्यूटी नहीं है। ऐसे में स्टील मिल्स चाहकर भी अपने रेट नहीं बढ़ा पा रही। बढ़ाने की बात तो दूर, त्योहारों का मौसम खत्म होते ही वर्तमान लेवल को बरकरार रखना भी चुनौती भरा साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोकिंग कोल का रेट पिछले 2 महीने में लगभग $75 बढ़ गया है, तो स्टील मिल्स यदि आज भी कोकिंग कोल की कंसाइनमेंट बुक करें तो उनकी डिलीवरी नवंबर महीने के अंत तक होगी, और तब तक यदि स्टील मिल्स 3 से 4 रुपये बढ़ाने में असफल रहती हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर विपरीत असर पड़ सकता है। कई दर्शकों को मेरी बातें निराशावादी लग सकती हैं, लेकिन मैं बात हमेशा आंकड़ों के आधार पर ही करता हूं, और भविष्य के आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक हैं नहीं। फिच सॉल्यूशंस ने अपनी 16 सितंबर की रिपोर्ट में स्टील प्राइसेस को लेकर अपनी ही फोरकास्टिंग में डाउनवर्ड करेक्शन किया है। ऐसा उसने 3 चीज़ों के आधार पर किया है।
पहला, चाइना की लोकल डिमांड लगातार गिर रही है। वजह वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में सैचुरेशन आना। इस पर हमने 8 महीने पहले एक विस्तृत एपिसोड नंबर 18 बनाया था। जिन्होंने यह एपिसोड नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा रहा हूँ। दूसरा प्रमुख कारण है पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस। यह संकट रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न हुआ है और इसने समूचे यूरोप को रिसेशन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूरोप के अधिकांश भागों में लोग शॉपिंग को छोड़ सर्दियों में बिजली संकट से निपटने के विकल्प तलाश रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार पॉलिसी रेट का बढ़ाया जाना। ऐसा करने से यूनाइटेड स्टेट्स की बाइंग पावर कम हुई है और उसकी लोकल डिमांड पर विपरीत असर पड़ा है। इन 3 बड़ी वजहों के चलते फिच सॉल्यूशंस ने बचे हुए वर्ष 2022 के लिए स्टील प्राइस फोरकास्ट को $980 से घटाकर $860 कर दिया है और 2023 के लिए यह फोरकास्ट $850 से घटाकर $825 कर दिया गया है। यदि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिच के आंकड़े और भी ज़्यादा निराश करने वाले हैं। वर्ष 2024 का फोरकास्ट $800 का, 2025 का $750 का और वर्ष 2031 का प्राइस फोरकास्ट महज $530 का है। फिच सॉल्यूशंस की विस्तृत रिपोर्ट मैं यहाँ इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ। इच्छुक दर्शक वहाँ जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि विश्व में मंदी आती है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। हालांकि आप प्रिंट और सोशल मीडिया में अनेकों आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ पढ़ते होंगे जहां आपको यही बताया जाता है कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, रिकॉर्ड कारें बन रही हैं, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हमें यह भी बताया जाता है कि वैश्विक मंदी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर ओपन इकोनॉमीज़ में ऐसा होता नहीं है और भारत भी एक ओपन इकोनॉमी यानी कि खुला बाजार है। यदि वैश्विक समस्याएं ज़्यादा लंबी चलती हैं तो न चाहते हुए भी देर सवेर इसका असर भारत की इंडस्ट्री पर पड़ेगा। कुल मिलाकर मेरा यही मानना है कि फ़िलहाल हम मुश्किल दौर में तो नहीं हैं, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में चल रहे संकटों की वजह से मुश्किल दौर की दहलीज पर जरूर खड़े हैं। दिवाली का पावन पर्व नज़दीक है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी यही प्रार्थना करें कि मेरे सभी दावे गलत साबित हों, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। दीपावली से पहले यह आपसे आखिरी मुलाकात है। रोशनी का पर्व आप सभी का जीवन रोशन करे, ऐसी कामना के साथ आप सभी से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।